हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अभी आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 की वैकेंसी आई थी, वो लगभग 3,500 के आसपास थी। इसी तरह एक और वैकेंसी होती है जो कि है सिक्योरिटी असिस्टेंट, आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो उसी से रिलेटेड आज हम अपनी वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें हम समझने वाले हैं इसका एग्जाम पैटर्न और किस तरह से जीके जीएस के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज लिखा है। तो इसमें दो पार्ट में जीके जीएस पूछी जाती है। पहले में करंट अफेयर और बेसिक नॉलेज जैसे चीज़ों पे पूछा जाता है क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में जनरल स्टडीज़ में नॉर्मल जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो दूसरे पार्ट में बनते हैं। तो टोटल जो है वो 40 नंबर की जीके जीएस आती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये एग्ज़ाम होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम खुफिया विभाग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो है एग्ज़ाम सिलेबस, सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होने वाला है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें 60 मिनट आपको अलॉट किए जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। जो सीबीटी 1 है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए 60 मिनट अलॉट किए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से सही ऑप्शन जो है वो टिक करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ गलत आंसर टिक किया तो उसका एक वेटेज स्कोर जो है, नेगेटिव मार्क भी आपका कट जाएगा। और इसका सिलेक्शन बेसिस कैसा होता है, टियर 1 होता है, टियर 2 होता है और टियर 3 होता है। टियर 3 में हमें बेसिकली एक छोटा-सा इंटरव्यू टाइप का होता है, वो हमें देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होता, नॉर्मल ही लेवल का होता है। जैसे आप आएँगे, जाएँगे, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो कैसी है। तो इसी टाइप से थोड़ा वो बहुत चेक करते हैं और फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आगे जो है एंट्री कर दी जाती है। आपका नाम उसमें सेलेक्ट होके आ जाता है, अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से दे लिया तो। इसमें देखेंगे हम लोग कि टियर 1 किस टाइप से होता है। आप देख पा रहे होंगे, टियर 1 इसमें जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज़ होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। फिर इसके बाद आता है टियर 2। टियर 2 में भी पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव जो है वो 40 नंबर का होता है और उसी में स्पोकन एबिलिटी, मतलब कि आप जो भी रीजनल लैंग्वेज से फॉर्म भर रहे हैं वो रीजनल लैंग्वेज आपको बोलने आती है कि नहीं। तो वहाँ एक छोटा-सा आपको 10 मिनट का एक स्पीच भी देना पड़ेगा आपके रीजनल लैंग्वेज में। जैसे कि मेरी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो मुझे हिंदी में कुछ 15 से 20 लाइनें बोल के दिखानी पड़ेंगी, या फिर कोई तमिल बोलता है तो उसको तमिल में बोल के दिखानी पड़ेगी, कोई डोगरी बोलता है तो उसको डोगरी में बोल के दिखानी पड़ेगी, कोई मराठी, गुजराती। तो इस टाइप से वहाँ पे स्पीकिंग एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ आएगा, लगभग 500-600 वर्ड का आएगा। उसको आपको रीजनल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा है, तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि आपको गुजराती आती है तो इंग्लिश का एक पैसेज आएगा, उसको आपको गुजराती वाले लैंग्वेज में, गुजराती में लिखना है। बस सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो आप समझ गए होंगे, पहले सीबीटी 1 है, फिर उसके बाद टियर 2 है, फिर टियर 2 का स्पोकन एबिलिटी है और लास्ट में टियर 3 में एक छोटा-सा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसे इंटरव्यू नहीं कहेंगे, इसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहेंगे कि आप कैसे चलते हैं, हकलाते तो नहीं हैं, आप सही से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपकी रीजनल स्पीक जो लैंग्वेज है वो किस तरह से है, आप लोगों से बात कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं होता। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है और ये दोनों ही टियर 2 और टियर 3 ये दोनों ही क्वालीफाई नेचर के हैं। तो आपका सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेस क्या है, सिर्फ टियर 1 है। इसमें आपने जितने अच्छे नंबर लाएँगे, आपको उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जो कि 20 क्वेश्चन आएँगे इसके। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो है इसके भी 20 हैं। फिर न्यूमेरिकल एनालिटिक्स है और रीज़निंग है, ये भी 20 नंबर का है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 20 नंबर के हैं। और फिर जनरल स्टडीज़, ये भी 20 नंबर के हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ जो है, ये इसका वेटेज ज़्यादा है। ये लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन में से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँगे, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सकेगा। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि किस तरह से जो है आईबी सिक्योरिटी एजुकेशन में जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ से पेपर बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। ये सभी जो है वो 10th लेवल पे है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका लेवल जो है 10th लेवल से अच्छा ही होगा। तो ये बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है कि थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन ना पूछने को मिले, इसमें आपको बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल के आस-पास ही इसमें आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछे गए हैं। तो इसे में आप देख पा रहे होंगे, ये 2023 का एग्ज़ाम हुआ था। सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था आईबी का, और ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें हम लोग पहला पार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली क्या होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो आस-पास में हमारे देश में चीज़ें चल रही हैं, वो किस तरह से रिलेटेड हो रही हैं, उस टाइप से क्वेश्चन जो है
वो पूछे जाते हैं कि किसी ने कौन-सा पदक जीता, हमारे देश में कौन-सी घटना हुई या फिर इस टाइम पे क्या हो गया था हमारे देश में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा जो है लद्दाखी नृत्य है जिसके गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा लद्दाख का डांस फॉर्म है जिसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो वो हो जाएगा शोंडोल नृत्य। तो शोंडोल नृत्य आप याद रखेंगे, ये लद्दाख में किया जाता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये भी लगभग करंट अफेयर से क्वेश्चन संबंधित है। भारतीय हॉकी के सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई थी। यह खेल कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेल खेला गया था कहाँ पे? मलेशिया में खेला जाएगा। तो ये जो है 2022 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग उससे 1 साल पहले के करंट अफेयर इसमें पूछे गए हैं। तो आपका अगर 2025 में एग्ज़ाम होता है, लगभग नवंबर या दिसंबर के आस-पास एग्ज़ाम होगा, तो आपको 24 और हाफ 25 का एग्ज़ाम जो है मतलब करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये भी 2022 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के लिए 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश स्टेट में किया गया था। तो इसमें ज़्यादातर जो है हमें क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम जनरल अवेयरनेस है। मतलब कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे आस-पास कि आपके देश में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली आपको 20 क्वेश्चन ऐसे ही जो है समझ के जाने पड़ेंगे, ऐसे याद करके जाने पड़ेंगे, जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है या फिर देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम आम तौर पे चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस गाँव में पहला 24/7 सौर संयुक्ति गाँव घोषित किया गया? तो मोढेरा हो जाएगा। मोढेरा कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कि है 5वां क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आम तौर पे हम लोग घर में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, तो बेसिक साइंस हो जाती है ये। तो जो हम लोग लगभग 10th क्लास, 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो वही जो है थोड़े बहुत टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि साइंस तो सिलेबस में है नहीं, तो साइंस कैसे पूछेंगे? तो ये जनरल अवेयरनेस के थ्रू पूछेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है किसका रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का नाम है। अगला है 6th वाला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा आघात वाद्य यंत्र नहीं है? तो आघात वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये कौन-सा हो जाएगा? वीणा। तो वीणा जो है एक आघात वाद्य यंत्र नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब ये है, आघात वाद्य यंत्र मतलब होता है कि किसी भी ऐसी वाद्य यंत्र जो भी हम देखते हैं उसे मारकर, हिलाकर या फिर बहुत तेज़ी से अपने हाथों से मार-मार कर कोई ध्वनि उत्पन्न किया जाए, तो उसे आघात वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे नगाड़ा आपने देखा होगा, नगाड़ा बजाते समय क्या है कि अपने हाथों में दोनों स्टिक पकड़ना रहता है और नगाड़े पे बहुत ज़ोर से मारना रहता है। इसी तरह झांझ होता है, उसको हिलाकर बजाया जाता है, उसमें से आवाज़ निकाली जाती है। मारकस भी ऐसी चीज़ें होती है, इसको मारकर ही बजाया जाता है। लेकिन जो वीणा है, उसको बहुत ही आराम से बजाया जाता है, हाथों से, उँगलियों के द्वारा। उसपे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि उसे मारा जाए या फिर हिलाया जाए। तो वीणा जो है, वो हमारा आघात वाद्य यंत्र नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने जो है बल्क ड्रग पार्क आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को डैश के राष्ट्र में समर्पित किया। तो ऊना में, राष्ट्र को समर्पित किया था। 8वां है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूचकांक के रूप में नहीं किया जाता? तो किसका उपयोग सूचकांक के रूप में नहीं किया जाता? तो ये साधारण लवण का उपयोग जो है, वो क्षार या अम्ल का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो हल्दी का उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर होता है जो लाल को नीला कर देता है, तो इस तरह से। और लाल पत्ता गोभी के पत्ते में भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन जो साधारण लवण होता है, उसपे कोई भी सूचकांक हमें नहीं देखने को मिलता। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्योंकि है 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो वो पूजा पटेल बनी थी। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी 2023 के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरे पर बने भवनों को डैश के नाम से जाना जाता था? तो किलों के नाम से जाना जाता था। किले बने होते थे, तो चबूतरे पर बने जो भवन होते थे, उनको किले के नाम से जाना जाता था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये लक्ष्य सेन हो जाएगा, तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और 2022 में इन्होंने एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। मतलब कि दोनों तरफ एक-एक प्लेयर हो और उस गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया था। अगला
हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से लिवर वॉट्स का उदाहरण पहचानिए। तो लिवर वॉट्स का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा मार्केशिया। तो मार्केशिया जो है लिवर वॉट्स का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख नृत्यों के रूप में से एक है जिसकी उत्पत्ति डैश राज्य में हुई। तो कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। तो आप इसे अच्छे से जानते होंगे। अगला है, जल का सामान्य क्वथनांक डैश होता है। तो कितना होता है? 373 केल्विन होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? 373 केल्विन होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस के मिल जाएंगे। तो बाकी का करंट अफेयर होगा और 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको साइंस या फिर जो बेसिक साइंस होती है हमारी, उसको देखने को मिल जाएँगे। तो आप साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ के ज़रूर जाएँगे कि जो हमारे साइंस में पहले आविष्कार हो चुके हैं या फिर किस आदमी ने ये चीज़ें की खोज करी या फिर इस चीज़ों को बनाया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको इसमें देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। अभी हम लोग जीके के सेक्शन में भी देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम जनरल स्टडीज़ के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन-सा प्राकृतिक रूप में होने वाला अम्ल गलत तरीके से सुमेलित है? तो संतरे में क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही है। टमाटर में ऑक्ज़ैलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन इमली में जो है ये मेथेनाइक अम्ल नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इमली में मेथेनाइक अम्ल नहीं होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इमली में मेथेनाइक अम्ल नहीं होता, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखें, इमली थोड़ी-सी खट्टी होती है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस एडिसन डैश के आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत बल्ब के लिए ऐतिहासिक पेटेंट प्राप्त हुआ था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉमस एडिसन जो है वो एक अमेरिकी आविष्कारक थे। तो आप जैसे कि ज़ाहिर-सी बात है आप जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, तो वो कहाँ पे रहते थे? वो अमेरिका में रहते थे, तो इस तरह से अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिक के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक के रूप में यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाला जो है जैकवुड वृक्ष से बने फ्लट्स स्ट्रिंग यंत्र का क्या नाम है? तो सरस्वती वीणा नाम होता है इसका। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने जनरल स्टडीज सेक्शन की तरफ। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे ये हमारा जनरल स्टडीज सेक्शन है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम देखेंगे अब। तो 2022 की जलवायु जो है पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में निम्नलिखित में से किसे देश की तो गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता जैसे हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी से होने वाले आय में सबसे अधिक हानि हुई है? तो ये भारत में हुई है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में निम्नलिखित में से किस देश को गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता या हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी से होने वाली आय में सबसे अधिक हानि हुई? तो वो भारत देश को हुई थी। तो भारत देश जो है वो भी G20 में शामिल है और 2022 में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जलवायु बदलने के कारण मतलब कि जिस देश में सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो वहाँ पे जो लेबर होते हैं हमारे, वो अपने पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाते। तो इन सभी देशों में भारत ऐसा देश है जिसमें कि लेबर बहुत गर्मी के कारण अच्छे से अपने काम नहीं कर पाए, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हानि हमें देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात आप देख पा रहे होंगे 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष की संख्या है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, यूएस से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपसे कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएस से लिए हैं। मतलब कि पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है या फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है या फिर समान देश की समता कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर अपने एग्जाम के लिए याद करके जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नुब्रा और हुंजा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नुब्रा और हुंजा नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, आपका राइट आंसर। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है और ये ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपसे नदियों, पहाड़, पठारों के बारे में पूछा जाएगा। नदी से पूछा जाएगा ये किस तरफ की नदी बहती है, ये कहाँ जाके मिलती है या फिर ये किसकी सहायक नदी है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आप ज़रूर अपने अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कनकटिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसान अपनी भूमि के प्रति जो है बीघा 3 कट्ठे में डैश की खेती करने के लिए बाध्य थे। तो किसकी? नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। तो उनको ये आदेश मिला था कि आपको जो है 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पे नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती इस तरह से होती है कि अगर आपने एक बार खेती करी तो वहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर उस पे कोई भी फसल नहीं हो पाती, बहुत टाइम के बाद होती है। तो इस तरह से उन्हें प्रतिबाध्य किया गया था
कि मतलब आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कपड़ा मंत्री कौन थे? तो उस समय कपड़ा मंत्री कौन थे 2022 में? पीयूष गोयल थे। अगला है सातवां क्वेश्चन हमारा, जो कि है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसे एनबीएफएससी के एक उद्योग संघ के रूप में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, जो हम इसे याद रखेंगे एमएफआईएन से, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2009 में की गई थी। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसीएस की स्थापना जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना कब की गई? 2009 में की गई थी। ये क्या करती है? ये कुछ छोटे व्यापारियों को, छोटे कर्जदारों को लोन देती है, ताकि आप अपना जो है बिजनेस या फिर कोई भी धंधा हो वो आप अच्छे से कर पाएँ। अगर बैंक आपको लोन नहीं देगी तो हम आपको लोन देते हैं। इस तरह से इस कंपनी को सोच के इसकी स्थापना की गई थी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना की गई थी। इसे हम एमआईएफएस के नाम से भी जानते होंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें आपसे लिटरेसी रेट पूछी है बिहार की। तो मेल लिटरेसी रेट है वहाँ पे 2011 के अनुसार 75.23%। तो आप इसे याद रखेंगे कि बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर मेल लिटरेसी रेट है 75.23%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तेंदुलकर समिति नियुक्त की गई थी? तो तेंदुलकर समिति नियुक्त की गई थी 2005 में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए जो तेंदुलकर समिति है, उसे कब नियुक्त किया गया था? तो 2005 में नियुक्त किया गया था। 1918 की किसानों की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए थे? तो ये खेड़ा में इन्होंने ये सभा शामिल करी गई थी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि 1918 में किसानों की फसल की विफलता के बाद, मतलब किसानों की फसल जो है वो खराब हो गए थे, और उसके बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए थे? तो खेड़ा में ये शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 ए, तो ये रिलेटेड है मौलिक कर्तव्यों से। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51 ए है, वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम खान लोदी का मकबरा डैश तहसील कार्यालय के पास स्थित है? तो ये है पानीपत में तहसील कार्यालय के पास स्थित है। तो इब्राहिम खान लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो तहसील कार्यालय के पास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो न्यायाधीश जो बने थे वो है जस्टिस उदय उमेश ललित। तो ये 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी याद करके जाने हैं कि इस समय पे कौन न्यायाधीश है, कौन मुख्य न्यायाधीश है, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन से राज्यपाल किस स्टेट के हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछने को जो है देखा जाएगा और आपको याद करके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया जिसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था? तो ये है यूयू ललित। तो कुछ ऐसे फेमस चीज़ें होती हैं कि उनके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि एक बार ऐसे उच्चतम न्यायालय में ऐसा हुआ था कि एक जो जज था, उन्होंने पटाखों के खिलाफ, मतलब कि दिवाली वाले दिन जो है पटाखे नहीं जलाए जाएँगे, इस पे सुनवाई करने से ही मना कर दिया गया था। तो उनका नाम था यूयू ललित नाम था, कि हम ऐसी सुनवाई नहीं करेंगे, आप आपको जो भी करना है उस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी फेमस हो गए थे, काफ़ी चर्चे में आ गए थे। तो यूयू ललित उनका नाम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्टूबर 2022 में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अतुल कुमार गोयल को चुना गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम पेश किया गया था? तो नियामक अधिनियम जो है पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ये भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम पेश किया गया? तो नियामक अधिनियम पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन किया गया था? तो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 61वां संशोधन हुआ था, वो है मतदान की आयु को लेकर। तो मतदान की आयु को लेकर क्या कर दिया गया था? पहले 21 वर्ष थी, फिर उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यही चीज़ की गई थी कि जो हमारा 21 वर्ष की आयु था, उसे घटाकर वोट देने का अधिकार हमें 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएँगे, और इस बार का पेपर भी लगभग इसी टाइप का रहेगा। लेवल थोड़ा-सा और अच्छा हो सकता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे-जैसे जो है साल आगे जा रहे हैं, वैसे-वैसे
हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है और आईबी जो है वो अपने क्वेश्चन के लिए फ़ेमस है, तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को इसमें पूछेगी। तो आप अच्छे लेवल पे इसकी तैयारी करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये 10th लेवल का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएँगे, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सभी की क्लास अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके भी इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो जो है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ये सभी मैंने अच्छे से समझा रखा है। आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके भी इसे आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये पुलकेशिन वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध राजा जो पुलकेशिन है, द्वितीय पुलकेशिन सेकंड, वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो चालुक्य वंश से संबंधित थे। तो जितने भी वंश है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में, मौर्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, पांड्य वंश हो गया, चेरा वंश हो गया, ये सभी वंश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप जाके उसको भी आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी स्मॉल वीडियोज़ हैं, 20 से 30 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक दल में अपने धनुष और बाण के 3 दशक पुराने चुनाव चिन्ह से वंचित हो गया? तो ये शिवसेना थी। तो आप इसे याद रखेंगे, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक दल अपने धनुष और बाण के 3 दशक पुराने चुनाव चिन्ह से वंचित रह गया? तो ये शिवसेना थी। तो ये था हमारा दोस्तों कंप्लीट 40 क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा कि हमारे 40 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएँगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस के थे, मतलब कि करंट अफेयर उसमें थी, बेसिक साइंस था। तो इस तरह से आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, वो भी 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जनरल स्टडीज़ के, जिसकी हमारे बेसिक सब्जेक्ट थे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। तो इसके जो है 2 से 3 क्वेश्चन और जो भी बेसिक करंट अफेयर हैं, जैसे कि इस व्यक्ति ने ये सम्मान प्राप्त किया या फिर इनका निधन हो गया, या 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टाइप के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपको लगभग कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? तो 30 से 35 क्वेश्चन के बीच आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, पर इस बार हो सकता है लेवल थोड़ा-सा और अच्छा हो, तो आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अच्छे से सही करना है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। इसमें ये मैंने आपको बताया कि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर इस तरह से हुआ था। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोज़ आईबी के लिए लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये आईबी के एग्ज़ाम में देखना है कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आईबी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आपको अगर इसकी तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जीके जीएस ईज़िली जो है देख सकते हैं क्वेश्चन, और उससे क्वेश्चन आप समझ के पढ़ के याद कर सकते हैं, जो कि आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।